अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम CS 205 का टॉपिक 36 से 40 स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नेटवर्क फ्लो डायग्राम में देखिए एक अच्छा सिक्योरिटी डिज़ाइन कैसा होता है। इसमें सबसे पहले एज पर हमारा पब्लिक ट्रैफिक आता है, जो डायरेक्टली वेब सर्वर तक नहीं जाता बल्कि एक अलग जोन में रुकता है, जिसे DMZ कहते हैं। इस डायग्राम में आप नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल यानी NGNFW देख सकते हैं, जो आगे वाले ट्रैफिक को फिल्टर करता है। फिर अंदर की तरफ IPS और वेब सिक्योरिटी गेटवे जैसे और टूल्स लगाए गए हैं, जो स्पेसिफिक नेटवर्क अटैक्स को रोकते हैं। इन सब कंपोनेंट्स का एक साथ नेटवर्क फ्लो में होना इंश्योर करता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को सिस्टम में आने से पहले ही ब्लॉक कर दिया जाए। अब इन सिक्योरिटी पॉइंट्स या चेकलिस्ट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि अनऑथराइज्ड ट्रैफिक को नेटवर्क के एज पर ही प्रॉपर्ली ब्लॉक करना चाहिए। इसके बाद आता है मैलवेयर प्रोटेक्शन, जो एज और DMZ दोनों जगह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेब और ईमेल अटैक्स के सबसे कॉमन वेक्टर्स होते हैं। इसलिए इनको सिक्योर करने के लिए वेब सिक्योरिटी गेटवे और ईमेल एंटी स्पैम गेटवेज का यूज़ होता है। इसके अलावा एज पर ग्रैन्युलर एक्सेस लिस्ट फिल्टरिंग अप्लाई करना, एक अच्छा एंटीवायरस सोल्यूशन रखना और वायरस डेफिनेशंस को हमेशा अपडेटेड रखना क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। और एंड में इस चेकलिस्ट में मंथली वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट यानी VM स्कैन्स को भी ज़रूरी बताया गया है। अगले स्टेप में हम कुछ और पॉइंट्स देखते हैं जो मोर एडवांस सिक्योरिटी के लिए यूज़ होते हैं। अगर बेसिक टूल्स काफ़ी ना हो तो हम APT और ज़ीरो डे अटैक प्रिवेंशन टूल्स यूज़ करते हैं। साथ ही SIEM सोल्यूशन और नेटवर्क DLP का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि डेटा लीक ना हो और इवेंट्स मॉनिटर हो। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए CIS 20 क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स का फ्रेमवर्क बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है। इन पॉइंट्स में से जो फर्स्ट 5 CIS कंट्रोल्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मेजॉरिटी वल्नरेबिलिटीज़ को बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं। इन पहले पांचों में ऑथराइज्ड डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर की इन्वेंट्री, सिक्योर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस, कंटिन्यूअस वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस का बिल्कुल कंट्रोल्ड यूज़ शामिल है। अब हम हाई अवेलेबिलिटी यानी HA के कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। हाई अवेलेबिलिटी का बेसिक मतलब है एक सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन करना कि उसका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस या अप टाइम एक गिवन पीरियड के लिए हमेशा हाई रहे। इसके साथ एक कॉन्सेप्ट फॉल्ट टॉलरेंस का आता है, जिसमें अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाए तो उसका बैकअप कंपोनेंट फौरन ऑपरेशन टेक ओवर कर लेता है, ताकि कोई सर्विस लॉस ना हो। इस टेबल को देखिए, इसमें क्लियरली अलग अलग परसेंटेजेस पर डाउन टाइम की कैलकुलेशन दी गई है। अगर हमारा सिस्टम 99.9% अवेलेबल है, जिसे 3 नाइन्स कहते हैं, तो साल में टोटल 8.76 आवर्स का डाउन टाइम हो सकता है। लेकिन इसको कंपेयर करें, अगर हमें 5 नाइन्स यानी 99.999% अवेलेबिलिटी चाहिए, तो ईयरली डाउन टाइम सिर्फ 5.26 मिनट्स रह जाता है। इस डायग्राम में हम अलग अलग HA डिज़ाइंस को ईजिली कंपेयर करते हैं। पहला डिज़ाइन देखें जो एक्टिव स्टैंड बाय सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ एक प्राइमरी HTTP सर्वर काम करता है और दूसरा फेलओवर के लिए बैकअप में स्टैंड बाय रहता है। इसके कंपैरिजन में एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन में आर्किटेक्चर थोड़ा अलग है। यहाँ स्टार्ट में एक लोड बैलेंसर लगाया जाता है। फिर इस लोड बैलेंसर की मदद से दोनों HTTP सर्वर्स एक साथ ट्रैफिक को शेयर करके हैंडल करते हैं। इसके अलावा सिस्टम लेवल, नेटवर्क लेवल और डेटा सेंटर लेवल पर भी इसी तरह की रिडंडेंट कॉन्फ़िगरेशंस डिज़ाइन की जाती हैं। मगर एक बात हमेशा याद रखें कि इन सब फेलओवर और फॉल्ट टॉलरेंट कैपेबिलिटीज़ को पीरियोडिकली टेस्ट करना ही सक्सेस की की है। आखिर में हम डिज़ास्टर रिकवरी यानी DR के लिए साइट रिडंडेंसी मॉडल्स को देखते हैं। ये 3 तरह की कैटेगरीज या कार्ड्स में डिवाइड किए जाते हैं: हॉट साइट, वार्म साइट और कोल्ड साइट। पहली कैटेगरी यानी हॉट साइट सबसे एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि ये आपके प्राइमरी डेटा सेंटर का एग्जैक्ट मिरर होती है और कंकरेंटली रन कर रही होती है। इसलिए अगर प्राइमरी साइट डाउन हो तो मिनिमल इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी तरफ कोल्ड साइट बिल्कुल ऑपोजिट और सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है। यहाँ सिर्फ ऑफिस स्पेस, कूलिंग और पावर होती है, मगर कोई सर्वर इक्विपमेंट पहले से इंस्टॉल नहीं होता। इन दोनों ऑप्शंस के मिडिल ग्राउंड को वार्म साइट कहते हैं, जिसमें कुछ सर्वर हार्डवेयर तो प्री इंस्टॉल्ड होता है, लेकिन उसको कंप्लीटली एक्टिवेट करने के लिए फर्दर इंजीनियरिंग सपोर्ट चाहिए होती है। यहाँ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।